नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इस राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ है, सियासी माहौल देश का काफ़ी गर्म हो गया है। इसीलिए हम राज्यसभा पर आज चर्चा करने आए हैं कि राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। अभी आपने सुना होगा, एक शब्द काफ़ी इस्तेमाल में आ रहा है, वह है क्रॉस वोटिंग। तो हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्रॉस वोटिंग क्या होता है, दल बदल अधिनियम लागू करने की बात, और दल बदल अधिनियम जो है क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के चुनाव में करने पर लागू होता है या कि नहीं होता है। फिर हम यह भी देखेंगे कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे है, कैसे वोट तय किया जाता है। इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप एक बात समझ लीजिए, यदि आप राज्यसभा से संबंधित जितनी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एक ये वीडियो आप देख लीजिए, आप पूरी तरह से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोबारा फिर कभी राज्यसभा से संबंधित बातें आपको पढ़ने को जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। टॉपिक क्या है, राज्यसभा चुनाव में क्या है जीत का फॉर्मूला, और इसी के तहत हम सारी बातें कर लेने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज जारी कर चुकी है, जिसके तहत यूपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी का कोर्स जारी किया गया है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए 9555-124-124 या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र आप नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, क्रॉस वोटिंग गिव्स बीजेपी एज इन हिमाचल, यूपी, कांग्रेस सक्सेस इन कर्नाटका। यहां 3 राज्यों के चुनाव की बातें की गई है और कहा गया है क्रॉस वोटिंग होने की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है। और बीजेपी को फायदा कहां कहां मिला है, तो उत्तर प्रदेश में मिला है और हिमाचल में मिला है, जबकि कर्नाटक में जो फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ था, एक ऐसा सामना एक विधायक का आया था, लेकिन वहां पर जो है कांग्रेस जो है जीती है अधिकांशतः सीट। देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या स्थिति है। देखिए, 15 सीटों पर चुनाव हुआ था और 15 सीटों पर यह 3 स्टेट में हुआ था। तो इतना मामला समझ में आ गया। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना था। अब यहां पर क्रॉस वोटिंग हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीट था, इसमें से 8 सीट जो है वह बीजेपी जीत गई है। और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का यह जो चुनाव है वह सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है कि जिस पार्टी को यहां पर जीत मिलता हुआ नजर आ रहा है, संभव है लोकसभा में वही आगे रहने वाली है। ठीक है, तो और यहां पर 2 एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा जीत हुआ है। यहां पर भी क्रॉस वोटिंग हुआ है, यानी कि एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिए। इस पर मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में जो 3 सीट है उस पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट जो है उस पर बीजेपी जीती है। देखिए, ये तो सामान्य बातें हैं, ये लगभग होना ही था। लेकिन हाय तौबा, जिस एक स्टेट को लेकर के मचा है वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना था। बीजेपी यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दी। देखिए, यहां पर एक स्थिति समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश में जो यहां पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में समझ लीजिए 68 सीट है विधानसभा का। 2022 में ही विधानसभा का यहां पर चुनाव हुआ था और 2022 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यहां पर मिला था। कांग्रेस जो है 40 सीट यहां पर लाई थी विधानसभा चुनाव में। ठीक है, और 3 निर्दलीय भी इसके साथ जुड़ गया था, तो 43 तक ये सीट पहुंच गया। अब यहां पर समझ लीजिए, काफी दिलचस्प ये होता है ये चुनाव राज्यसभा का कि 43 सीट यहां पर कांग्रेस के पास लगभग है और बीजेपी के पास यहां पर है केवल 25 सीट। तो देखिए, 25 सीट हुआ यहां पर विधानसभा चुनाव में, तो यह माना गया कि यहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि एक ही सीट की बात किया गया था और अधिकांशतः विधायक किसके, कांग्रेस के, तो माना गया कि बीजेपी नहीं उतारेगी। लेकिन बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार उतार देती है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर हिमाचल प्रदेश में बनाया हर्ष महाजन को। कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार थे वे थे अभिषेक मनु सिंह, भी काफी फेमस चेहरा है, टीवी वगैरह पर लगातार आते रहते हैं, आप इन्हें जानते ही होंगे। तो यहां पर विधानसभा में देखिए 35 का आंकड़ा यहां पर चुना था। ठीक है, क्योंकि 34 आधा हुआ और 1 ज्यादा, तो 35 जिसका हो जाता उसके पास सरकार हो जाता। 40 था, तो विधानसभा में जीत के साथ यहां पर सरकार में कांग्रेस है हिमाचल प्रदेश में। अब यहां पर खेला हो जाता है। यहां पर खेला क्या होता है, क्रॉस वोटिंग होती है। 25 सीट बीजेपी के पास था विधानसभा का, 6 जो है
कांग्रेस के विधायक अंतर आत्मा की आवाज सुन करके बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हर्ष महाजन उनके पक्ष में वोट कर देते हैं। मामला समझ में आ गया। उसके अलावा यह कहा गया कि 3 और जो निर्दलीय हैं वह भी यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देते हुए नजर आए। तो यहां पर मामला जो है वह देखिए 34 पर पहुंच गया और इधर भी जो कांग्रेस के पास अब जो है 43 वह घट करके 34 हो गया। तो यह मामला जो है वह टाई हो गया, ड्रॉ हो गया। तो फिर ड्रॉ के द्वारा ही निकाला गया कि कौन उम्मीदवार जीतेंगे और जब जीत हुई तो वह बीजेपी के उम्मीदवार की हुई, जो कि जिनका नाम है हर्ष महाजन। ये पूरा मामला खेल समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर बात क्या हुई, क्यों मैं कह रहा हूं कि मामला उलझ गया है, कि यहां पर जब ये जो है विधायक इस तरफ आ गए, बीजेपी के तरफ वोट दे दिए हैं, आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश में बजट भी पास होना है और उस पर वोटिंग कराने की बात की जाएगी। अब अगर यहां पर इनके पास ये संख्या जो है 34 पे आ गया, कांग्रेस 34 पे आ गया 43 से घट करके, और बहुमत के लिए मैंने बताया कि विधानसभा में यदि सरकार वहां बनी रहनी है तो कितनी सीट चाहिए, 35। तो देखिए सरकार अब अल्पमत में आ गया। तो इसीलिए वहां पर जो है अब स्थिति यह हो गई है कि कहा जा रहा है कि संभव है कि वहां पर सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर है उनकी सरकार गिर जाएगी उनके ही विधायकों के वजह से। यह पूरा डिबेट इसीलिए चर्चा में आ गया है और यह राज्यसभा का जो चुनाव इस बार का है यह पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। अभी हर जगह न्यूज़पेपर में, अखबार में आपको देखने को मिलेगा और एक शब्द जो चर्चा में आया है वो जो मैंने पहले ही कहा आपको वह है क्रॉस वोटिंग। तो राज्यसभा का महत्व क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, क्रॉस वोटिंग क्या होता है, इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह मामला, इतना डिबेट आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं इतना आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं राज्यसभा चुनाव की स्थिति देखते हैं। देखिए राज्यसभा जो है उसे उच्च सदन कहते हैं, वरिष्ठों का सदन कहा गया है। संसद के 3 भाग हैं। यहां पर इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। भारतीय संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा गया। इसके 3 भाग, लोकसभा के बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया, वरिष्ठों का सदन, और प्रेसिडेंट। तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वह भी संसद के भाग होते हैं। तो संसद के 3 भाग होते हैं, कभी भी सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा करके आगे नहीं निकल जाना है। प्रेसिडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी बिल जो है, मान लीजिए यहां दोनों जगह से पारित हो गया, लेकिन जब तक इनका सिग्नेचर नहीं हो जाएगा, हस्ताक्षर नहीं होगा, वह कानून की शक्ल नहीं लेगा। तो ये तीनों भाग हो गया। हालांकि प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वह संसद के भाग होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना चीज अगर आप समझ गए तो चलिए अब मैं राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया पर आपको ले चलता हूं। देखिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, वह सांसदों का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, जैसे कि लोकसभा में होता है, जैसे कि विधानसभा में होता है, वैसा प्रत्यक्ष चुनाव इसे नहीं माना जाता है। इसमें नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए जाते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमण पद्धति से होता है, ठीक है। अब इस मामले को मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देता हूं उदाहरण के जरिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहली बात मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि देखिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं होता है, इसमें ईवीएम का भी प्रयोग नहीं होता है। तो कुछ बातें अब जो है यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो है राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं, यानी कि वही मत देंगे जो राज्यों के विधानसभा के सदस्य हैं। विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। अब देखिए कुछ राज्य में विधान परिषद भी होता है। तो क्या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं क्या वह भाग लेंगे, मत देंगे? बिल्कुल नहीं, इनको मत देने का अधिकार नहीं इसमें दिया गया है। उसके अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो क्या मनोनीत सदस्य जो हैं विधानसभा में क्या वह देंगे? मत नहीं दे सकते। तो ध्यान रखना है कि केवल विधानसभा यानी कि विधायक जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। यह विधान परिषद में क्यों बताया? मैंने कहा कि 3 स्टेट में अभी चुनाव हुआ था राज्यसभा का, जिसमें एक मैंने कहा आपको यूपी में हुआ, दूसरा मैंने आपको कहा कि कर्नाटका, और तीसरा मैंने कहा हिमाचल में हुआ। अब देखिए भारत में क्या सभी राज्यों में विधान परिषद है? ऐसा नहीं है। भारत के कुछ ही राज्य हैं जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तर प्रदेश जहां पर अभी चुनाव था भी, दूसरा हो गया बिहार जहां अभी चुनाव नहीं था, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4, 5वां महाराष्ट्र है और 6ठा कर्नाटक है। तो कर्नाटक में भी फिलहाल चुनाव था।
ठीक है। तो 2 स्टेट इस 3 में से ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी है, लेकिन पार्षद यहां पर इलेक्शन में भाग नहीं लिए थे। इसी बात को मैं बताना चाह रहा था, तो कहीं अगर आए एग्जाम वगैरह में तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात आप समझ गए। अब चलते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कैसे यहां पर नंबर ऑफ वोट्स तय किया जाता है। निर्वाचित सदस्य, जैसा मैंने कहा निर्वाचित सदस्य यानी कि जो विधायक हो गए, वही बात है, ठीक है। अब फॉर्मूला की बात करते हैं कि एक फॉर्मूला के तहत, तो वो फॉर्मूला क्या है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर भी मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए अब फॉर्मूले पर बात करते हैं। विधानसभा में जो भी विधायकों की संख्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए विधायकों की संख्या हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं विधायकों की संख्या को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कितने से करना है, तो राज्यसभा की जो सीट है, और राज्यसभा का सीट मतलब जितने सीट पर चुनाव होना है, ये नहीं कि उस स्टेट में कितना सीट है, उस स्टेट में जनसंख्या के आधार पर कितना सीट दिया गया, ये नहीं, बल्कि उस साल में या उस वक्त में कितने सीट पर चुनाव होना है। जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं राज्यसभा सीट, और एक चीज और जान लीजिए कि जिस पर चुनाव होना है। यह भी मैं उदाहरण से भी आपको बता दूंगा, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप आराम से समझ जाएंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले सब ये कर लेना है कि दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। तो राज्यसभा का सीट हो गया, जहां चुनाव होना है उतने ही सीट को लेंगे, प्लस एक यहां पर आप ऐड कर दीजिए, और ये पूरा जो फॉर्मूला आ गया इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देना है आपको, उसके बाद ये सीट निकल जाएगा। इतना मामला समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर एक उदाहरण से इसको एग्जाम्पल के तो देख भी लेते हैं। अभी जैसे चुनाव 3 राज्यों में हुआ, किसी भी एक राज्य का हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। सबसे ज्यादा हाई तौबा जो मैंने कहा हिमाचल में मचा है, तो चलिए हिमाचल को ही उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। हिमाचल में मैंने कहा कि कुल विधायकों की संख्या, विधानसभा का जो आकार है वो 68 का है, 68। तो चलिए यहां पर था विधायकों की संख्या 68, तो यहां मैं ले रहा हूं ये 68 मैंने यहां कर दिया, ठीक है। ये मामला यहां आ गया। अब है राज्यसभा सीट, तो कितने राज्यसभा सीट पर हिमाचल में चुनाव हुआ, मैंने पहले ही बताया कि 1 सीट ही वहां था, तो 1 सीट यहां पर डाल दिए। राज्यसभा का सीट कितने पर चुनाव होना था, 1, हमने यहां पर 1 कर दिया। अब यहां पर है +1, तो इस जगह पे हमने +1 कर दिया। ये मामला फॉर्मूला से आ गया। अब यहां फॉर्मूला में +1 ऑलरेडी है, इसे भी हमने +1 कर दिया, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 68, यहां पर 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 34 और +1 कितना हो गया 35, यानी कि 35 जो है वोट जो ले आएंगे, इतने वोट वो चुनाव जीत जाएंगे। और इतना वोट कौन ले आए, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं हर्ष महाजन, और इसीलिए वो चुनाव जीत गए। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अभिषेक मनु सिंह भी, वो चुनाव हार गए। चुनाव की प्रक्रिया समझ में आ गई, किस तरह से ये फॉर्मूला होता है। विधायकों की संख्या, उस संख्या में राज्यसभा की सीट, जितने सीट पर मतदान होना है उतना सीट प्लस उस सीट में ऐड कर देना है, +1 करके फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। ये मामला क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर लेते हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या होता है। देखिए क्रॉस वोटिंग का सीधा सा मतलब है, क्रॉस हम करते हैं ना किसी चीज को, अगर इधर मिलान करना है, ठीक है, जो यहां इस पार्टी के तो अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा, लेकिन यहां पर अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दे करके दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। मान लीजिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के विधायकों को चाहिए था कि अपने ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको वोट दे दिया। तो ये हो गया क्रॉस वोटिंग। ये मामला इतना समझ में आ गया। अब चलिए क्रॉस वोटिंग अब हो चुका है, तो क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए क्या किया जाता है। देखिए विभिन्न दलों के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है, एक शब्द है व्हिप जारी करना। तो व्हिप जारी किया जाता है, कहने का तात्पर्य होता है कि उन्हें बताया जाता है कि देखिए अब ये जो व्हिप जारी होता है वो 1 लाइन का होता है, 3 लाइन का होता है, इस तरह से कहा जाता है। उसमें मोटा मोटी ये बातें कही जाती है कि आपको उपस्थित रहना है, चुनाव है, और अपने ही उम्मीदवार को आप वोट दीजिएगा, ये अमुक उम्मीदवार हैं, ये सब चीजें बताई जाती है। अब देखिए उसमें अगर व्हिप जारी कर दिया जाता है और व्हिप जारी करने के बाद क्रॉस वोटिंग होता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके खिलाफ जो है वह कार्रवाई पार्टी कर सकती है। अब जैसे कांग्रेस के 6 उम्मीदवार ने यहां पर क्रॉस वोटिंग कर दिया, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डाल दिया, तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी, तो इनकी सदस्यता जो है
इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के ये जो है सदस्य नहीं रह जाएंगे, अगर पार्टी ऐसा चाहती है तो, पार्टी के चाहने पर है, ठीक है। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, अब ये विधायक तो हैं, ठीक है, तो आपके मन में हो रहा होगा कि अब पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया तो क्या अब ये विधायक रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, इनकी जो है विधायकी खत्म हो जाएगी या नहीं। ध्यान रखना है, इनकी विधायकी पर कोई जो है असर नहीं पड़ेगा। ये जो है विधानसभा के हैं तो विधानसभा के, या संसद के हैं तो संसद के सदस्य बने रहते हैं, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके मन में यह भी आता होगा कि जनाब ये कैसे पता चलता है कि अमुक उम्मीदवार में ने क्रॉस वोटिंग किया है कि नहीं। देखिए इसके लिए होता क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, या फिर यहां पर देखिए राज्यसभा से संबंधित चुनाव होगा, तो इस सब की निगरानी करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है उनका एक प्रतिनिधि होता है, और उनके थ्रू ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन विधायक या सांसद जो है वह क्रॉस वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो आ गया क्रॉस वोटिंग का मामला। अब एक मामला है दल बदल अधिनियम से संबंधित। अब दल बदल अधिनियम आपके मन में ये आ रहा होगा कि यदि दूसरे दल के उम्मीदवार हैं और दूसरे दल के किसी और दल के जो है कैंडिडेट ने उन्हें वोट दे दिया, तो यहां पर दल बदल अधिनियम क्यों नहीं लगेगा। स्वाभाविक सा प्रश्न है, यदि आपके मन मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब है कि अच्छी बात है, आप अच्छी कैंडिडेट हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए होता क्या है, दल बदल कानून जो है यह राज्यसभा के चुनाव में नहीं लगता है। अब कैसे नहीं लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया था, एक केस है इससे संबंधित, यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कुलदीप नायर वाद। तो कुलदीप यहां पर कई जगह आपको नायर दिखेगा, कई जगह नैयर दिखेगा, आप हिंदी में आप देख लीजिए जैसा भी लिखना हो, कुलदीप नैयरवाद या नायरवाद। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा का जो भी इलेक्शन होगा, तो राज्यसभा के इलेक्शन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, यानी कि दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्क दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि देखिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, इन्होंने कहा कि इस राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह सदन के अंदर नहीं होता है, सदन के अंदर नहीं होता है, इसीलिए यह लागू इस पर नहीं होगा। यानी कि एक बात यहां से निकला कि दल बदल अधिनियम उसी चुनाव पर लागू होगा जो चुनाव जो है सदन के अंदर किया जाएगा। यह मामला क्लियर हो गया। तो इसीलिए राज्यसभा के चुनाव पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। यह मामला आपको क्लियर हो गया। अब चलिए राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक उपबंध क्या है, जरा इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए राज्यसभा जो है संसद का एक अस्थायी सदन है, यानी कि यह भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा होता है ना, हर 5 साल पर भंग हो जाता है, फिर से चुनाव होता है। अभी देखिए चुनाव होने वाला है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो भी सदस्य चुने जाते हैं, अभी जैसे जितने भी सदस्य चुने गए हैं, तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, पर 2 ईयर में 1/3 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये अवकाश प्राप्त कर लेंगे, यानी कि मोटे तौर पे क्या कहने का मतलब होगा कि ये रिटायर कर गए, ठीक है। लेकिन अब ये जो अवकाश प्राप्त किए, तो क्या आपके मन में ये आ रहा होगा कि फिर ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। ये जितनी बार चाहे उतनी बार पार्टी इन्हें नामित कर सकती है। जो अवकाश, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभी उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने अवकाश प्राप्त किया, उनका समय हो गया, 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, वो अवकाश प्राप्त कर लिए, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें फिर से नामित कर दिया। तो कितनी बार भी नामित हो सकते हैं, कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुन करके राज्यसभा में जा सकते हैं। ये सारी बातें, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो कार्यकाल से संबंधित बातें हो गया। अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, राज्यसभा के गठन के प्रावधान की बात की गई है। अब यहां पर एक बात देखिए, राज्यसभा सांसदों की अधिकतम संख्या जो है 250 बताया गया है, जिसमें 12 मनोनीत होगा। ये 12 जो मनोनीत होते हैं वो विभिन्न क्षेत्र से होते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र से हो गया, कला के क्षेत्र से हो गया, है ना, संगीत के क्षेत्र से हो गया। इन्हें मनोनीत क्यों किया जाता है, यह भी एक प्रश्न है। इन्हें मनोनीत इसीलिए किया जाता है कि प्रतिष्ठित लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता ना पड़े, बिना चुनाव लड़े हुए वह सदन तक पहुंच सके, इसीलिए मनोनीत किया जाता है। और 238 सदस्य जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं, जिनके लिए मतदान होता है, जो कि अभी हो रहा है। अभी ये 250 तो मैक्सिमम सीट यहां पर कहा गया है, लेकिन फिलहाल में राज्यसभा में जो है 245 सदस्य हैं।
ठीक है, 245 सदस्य इसमें बताया गया। अब अच्छा एक बात यहां पर यह भी समझ लेना है कि ये जो 245 सदस्य हैं इसमें से कुछ तो राज्य के होंगे, कुछ यूटी के भी हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, और यूटी के अलावा मनोनीत भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो अगर राज्यों की संख्या अगर देखें कि राज्य से चुने हुए प्रतिनिधि कितने आते हैं, तो 245 में 225 जो है वह राज्य से आएंगे, विभिन्न राज्यों से। और यूटी का यूनियन टेरिटरी, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में 3 है राज्यसभा की संख्या, उसके बाद एक जो है वह पुडुचेरी में है, फिर जम्मू कश्मीर में, तो 8 जो हो जाएगा यहां पर वह यूटी से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 12 जो हो जाएगा वह मनोनीत हो जाएंगे। ये मामला क्लियर हो गया। तो 245 का ये मामला भी आपको क्लियर हो चुका है यहां पर, यानी कि अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन अभी तक जो है 245 ही इसमें रखा गया है। चलिए अब ये मामला आपका यहां पर क्लियर हो चुका है। अब यहां पर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कहा गया है। अच्छा उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राज्यों में कैसे कैसे कितने कितने सीट राज्यसभा को दिया गया है, तो राज्यों का प्रतिनिधि के बारे में देख लेते हैं। देखिए यह जो है पूरी तरह से ना जनसंख्या के आधार पर किया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे, यह जनसंख्या को देखते हुए कहा गया है। अब आप जैसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन आज के आधार पर देखें तो 25 करोड़ आबादी है, तो क्या यहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होगी? बिल्कुल अधिक होगी। तो यूपी में जो सीट दिया गया है राज्यसभा का वह फिलहाल 31 है, लेकिन जैसे आप उदाहरण के तौर पर कहेंगे, जैसे छोटे स्टेट कोई भी लेते हैं, जैसे सिक्किम ले लिया हमने, जैसे कि त्रिपुरा ले लिया, तो आप कहेंगे क्या वहां पर सीटों की संख्या कम रहेगी? बिल्कुल कम रहेगी। जैसे सिक्किम का अगर देखेंगे, त्रिपुरा का देखेंगे, तो केवल 1 सीट उन्हें दिया गया है। तो आप कहेंगे ये कैसे फॉर्मूला ये तय करते हैं कि किसको कितना सीट मिलेगा? आप ये भी कहेंगे कि भाई समान नहीं है इसे, तो देखिए बिल्कुल ये समानता के सिद्धांत को मानता भी नहीं है। तो आपका यह जो आरोप है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, समानता के सिद्धांत पर यह लागू नहीं होता है। और जनगणना किसका लिया गया है? तो 1971 से तय किया गया है। 1971 की जो जनगणना होती है, सेंसस जो है 1971 का, उसके द्वारा ही ये सारी चीजें यहां पर तय की गई है। तो आप कहेंगे कि कैसे तय होगा? देखिए एक फॉर्मूला इसमें, इतना नोट कर लिया आपने, एक फॉर्मूला इसमें बताया गया कि 50 लाख की आबादी जो होगा उस पर आपको 5 राज्यसभा का सीट यहां पर दिया जाएगा। तो यहां पर जनसंख्या देख लीजिए और यहां पर सीट देखिए। अगर देखते हैं तो जैसे कि 50 लाख है, उस पर 5 सीट मिल गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, अगर एक्स्ट्रा 20 लाख हो जाता है, 50 लाख के बाद की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मान लेते हैं 20 लाख और ऐड हो गया, यानी कि 70 लाख किसी राज्य की आबादी है, तो 20 लाख के बाद एक ही सीट यहां पर मिलेगा। यानी कि फिर उस स्थिति में उस स्टेट की जनसंख्या यहां 70 लाख होगा, लेकिन सीट उनको 6 मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और स्टेट है और प्लस 20 लाख और जुट गया, तो उस स्थिति में फिर एक सीट और बढ़ जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 सीट हो जाएगा। यानी कि कोई स्टेट है जहां पर 90 लाख आबादी है, तो 90 लाख आबादी पे उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए होंगे, जो सदस्यों की संख्या उस स्टेट को दिया जाएगा, वह 7 होगा। तो ये मामला समझ में आ गया, और ये सब 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो ये मामला आपको सीट का भी समझ में आ गया। अब कुछ बातें यहां पर कही गई है राज्यसभा की शक्तियां को लेकर के। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का क्या तात्पर्य है? सदन के अंदर कोई बिल आता है, उसको पास करने में भूमिका। आप जानते हैं कि बिल जो होता है वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, फिर कानून का रूप लेता है। यानी कि विधेयक बनाने में उसकी क्या भूमिका है? तो राज्यसभा की भूमिका है उसमें। फिर यहां पर बातें की गई है वित्तीय शक्तियां की। वित्तीय शक्तियां की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें ज्यादा चर्चा जो है वह मनी बिल का आता है। मनी बिल को लेकर के द्वितीयक स्थिति राज्यसभा को लिए कहा जाता है। मनी बिल की चर्चा जो है आप नोट कर लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में कहा गया है। ठीक है, और इसमें लोकसभा को थोड़ा सा ज्यादा एज दिया गया है, लोकसभा की महानता या प्रमुखता कह सकते हैं ज्यादा है। इसमें क्या है कि राज्यसभा इस बिल पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन यहां पर मत नहीं दे सकती है। ठीक है, इस बिल को लेकर के ये नहीं कर सकती है कि आप जो है इस बिल को पास ना करें या इस बिल को आप निष्कासित कर दें। मतलब राज्यसभा द्वितीयक स्थिति में यहां पर पूरी तरह से हो जाती है। बिल में यहां पर राज्यसभा कटौती भी नहीं कर पाती है। मनी बिल के संबंध में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। जैसे बहुत सारे
लॉ होते हैं जिनको जो फॉर्मेट नहीं हो पाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो संयुक्त बैठक हो जाता है। हालांकि संयुक्त बैठक में भी राज्यसभा द्वितीय की स्थिति में आता है, चूंकि इसका नंबर जो है वह कम है, 245 ही है, लोकसभा वहां पर फायदा लोकसभा को रहता है। तो मनी बिल में भी संयुक्त बैठक का व्यवस्था नहीं किया गया है। ये मामला आपको पूरी तरह समझ में आ गया। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां बताई गई है, यानी कि कामकाज राज्यसभा सचिवालय किस हिसाब से करेगा, ये सब बातें हैं। संविधान संशोधन की शक्तियां देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत यह कहा गया है संविधान संशोधन की शक्तियां राज्यसभा की उसमें भूमिका होती है। धन विधेयक पर मैंने पहले कह दिया कि केवल संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती है। 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा को इसे लौटाना अनिवार्य हो जाता है। तो मनी बिल के संदर्भ में कहा जाता है कि मनी बिल के स्थिति में या कई और जैसे कि संयुक्त बैठक की स्थिति में मैंने कहा राज्यसभा द्वितीय की स्थिति में आ जाती है, तो वहां पर उसकी जो भूमिका है वह कमजोर नजर आता है। अब एक चीज ये कहते हैं कि राज्यसभा को लेकर के कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ विवाद भी है। जैसे कहा जाता है कि चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में काफी धनबल का प्रयोग होता है। अभी के जो चुनाव हो रहा है, हिमाचल में ही क्रॉस वोटिंग हुआ है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुक्खू, वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि धनबल के द्वारा हमारे विधायकों को खरीदा गया, प्रलोभन दिया गया। बल मतलब उन्हें डराया धमकाया गया। उन्होंने कल ही कहा कि हरियाणा पुलिस के द्वारा हमारे कुछ विधायकों को उठा लिया गया। तो ये भी एक बड़ा आरोप है, हालांकि ये आरोप ही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो धनबल के प्रयोग की बात की जाती है। आपको ध्यान होगा विजय माल्या काफी ज्यादा पैसा लेकर के देश से फरार हो गया। तो विजय माल्या राज्यसभा सांसद भी रहा है, और विजय माल्या के बारे में एक इंटरेस्टिंग ये है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार था और इसके बावजूद भी जीत गया। तो यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा पे उस समय आया था कि धनबल का प्रयोग विजय माल्या के द्वारा किया गया था। उसके बाद राज्यसभा पर एक आरोप लगता है कि यह दलीय हित से काफी प्रभावित होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत है, ठीक है, और राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं है, तो क्या होता है कि वह दल जो है लोकसभा से कोई बिल तो पास करा लेती है, और जैसे ही वो बिल राज्यसभा में आता है राज्यसभा उसे रोक देती है। तो यहां पर दल का हित ज्यादा वो पार्टी देख रही है, राज्यसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी में है दल का हित देख रही है। इससे क्या होता है कि अनिवार्य विषय पर बिल लाना जो जरूरी था वह कानून का शक्ल नहीं ले पाता है। दूसरी बात, पुनः निरीक्षणकारी सदन भी इसे कहा जाता है, यानी कि वही लोकसभा में चीजें लोकसभा से पास करके आया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, फिर वापस से लोकसभा भेज दिया। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत सारे जरूरी बातें जो होती है जिस पर कानून बनाना तत्क्षण जरूरी होता है, इस सब में देर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जितने भी मैंने चर्चा किया, मैंने कोशिश किया है कि राज्यसभा संबंधित, राज्यसभा के चुनाव की जो बातें हैं या राज्यसभा से संबंधित जितनी बातें हो सकती है सभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, ताकि आपकी तैयारी और धारदार हो सके। आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने काफी पॉइंट में आपको चीजें बताया है, तो सिनॉप्सिस बनाने का अभी मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से मैंने आपको पूरी तरह समझाया कि पॉइंट पॉइंट में आप आर्टिकल लिखिए, आप एरो लगाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इससे आप सिनॉप्सिस बनाना सीख सकते हैं। पूरा डिबेट आपका एक पेज में आ जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जब कोई विधायक या सांसद राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने दल के उम्मीदवार की जगह किसी विपक्षी दल के उम्मीदवार को मतदान करता है, यानी कि क्रॉस वोटिंग की बात की जाती है, तो उसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। ये दो कथन है, सही है या नहीं है यह आपको जानना है। उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसा कि आप पिछले प्रश्नों पर ये करते भी आए हैं। राज्यसभा का जो अभी चुनाव हुआ है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में धनबल का प्रयोग किया गया है? क्या आपको भी लगता है कि राज्यसभा जो है कई मामलों में द्वितीय की स्थिति में है? आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस संबंध में भी हमें बताइए। दूसरी बात, कोई और मुद्दा हो जिस पर आपको लगता हो कि ये थोड़ा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, आपको चाहिए कि हम सरल भाषा में उसे आप तक लेके आएँ, तो जरूर लिखिए, आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।